वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक चैनल के ऊपर 12 से 13 वीडियो टेस्ट प्रैक्टिस सेट किया गई है और एचपीएससी का लास्ट ईयर का जो प्री का क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको चैनल पर सॉल्व मिल जाएगा। आपको एचपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स के नाम से चैनल पर हमारे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको चैनल पर सॉल्व मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल का नेम इकोनॉमिक्स बाय डीडी है, जिसके अंदर जो भी टॉपिक हम यहाँ चैनल पर डिस्कस करते हैं आपको उसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लास्ट जो वीडियो हमने डिस्कस की थी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस की थी। आज भी हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि एचपीएससी के जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो सब्जेक्ट है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हमारे वहाँ आ सकते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पहले क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में देखो आपसे क्या पूछा गया है। अनबैलेंस ग्रोथ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, सरप्लस वैल्यू एंड एक्यूमुलेशन। अब ये किन्होंने दिया है आपको सिर्फ ये बताना है। अनबैलेंस ग्रोथ हर्षमैन ने दी है। इसके बाद अगर हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये किसकी है? ये रोमर की है, पॉल रोमर की है। ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल एंड ग्रोथ, ये किसकी है? रॉबर्ट लुकस की है। सरप्लस वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेशन कार्ल मार्क्स की है। अब आप यहां से कोड मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपका मैच द फॉलोइंग का है। क्वेश्चन में क्या बोला है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से क्या करना है? मैच करना है। अब आपको बोला है एक्सपोर्ट पेसिमिज्म, मतलब निर्यात को निराशावादी किसने कहा? अनइक्वल एक्सचेंज की बात कौन करता है? क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स किसने कहे हैं? और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट पेसिमिज्म, ये था एमुअल ए के साथ चला जाएगा। अनइक्वल एक्सचेंज की बात अगर हम बात करें, प्रेबिशिंगर ने कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज के टर्म्स ऑफ ट्रेड हमेशा क्या होती है? अगेंस्ट होती है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की जो थ्योरी है ग्रोथ में हार्वे लेविनस्टीन ने दी थी। इनोवेशन की थ्योरी शुम्पेटर ने दी थी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मेजर डिफरेंस बिटवीन हैरेड डोमर एंड सोलो मॉडल ऑफ ग्रोथ लाइफ। हैरेड डोमर और सोलो मॉडल के बीच में क्या चीज एक मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है? पहला जो ऑप्शन है वो आपको कह रहा है कि सब्स्टिट्यूबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, रिटर्न टू स्केल, रिटर्न टू अ वेरिएबल फैक्टर, या ग्रोथ ऑफ इनकम। अगर हम बात करें हैरेड डोमर मॉडल की, हैरेड डोमर मॉडल के अंदर क्या होता है? जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके जो कोफिशिएंट होते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के कोफिशिएंट की मैं बात करूं तो कैपिटल और लेबर या और जो फैक्टर्स हैं, हैरेड डोमर मॉडल में क्या होता है? प्रोडक्शन के कोफिशिएंट को फिक्स माना गया है, जबकि सोलो कभी भी प्रोडक्शन के कोफिशिएंट को फिक्स नहीं मानता। वो मानता है कि हम क्या कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेबर को कैपिटल के प्लेस पर, और प्रोडक्शन फंक्शन के जो सिंबल्स हैं ये क्या होते हैं? एक दूसरे की जगह सब्स्टिट्यूशन इनमें पॉसिबल है। तो हैरेड डोमर और सोलो के बीच में मेजर डिफरेंस यही है। हैरेड और डोमर क्या करता है? प्रोडक्शन फंक्शन के कोफिशिएंट को फिक्स मानता है, जबकि सोलो फिक्स नहीं मानता। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन नर्गसे फॉर्मेशन ऑफ थीसिस ऑफ विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज लिमिटेड बाय। यहां क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नर्गसे ने जो थीसिस दी थी किसकी? विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी की। उसके अंदर उसने क्या बात कही कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर इन्वेस्टमेंट क्यों ज्यादा नहीं होती, क्यों इन्वेस्टमेंट आकर रुक जाती है या लिमिट हो जाती है? तो उसका जो उसने रीजन बताया था, उसने कहा था अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं वहां पे क्या होता है? साइज ऑफ मार्केट जो होता है वो लिमिटेड होता है। मार्केट का साइज लिमिटेड होने की वजह से वहां ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाती, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, जिसकी वजह से विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी में हम फंसे रहते हैं। तो साइज ऑफ मार्केट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बैकवॉश इफेक्ट इंप्लाइज अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। यहां पर फर्स्ट ऑप्शन में बोला है जो बैकवॉश इफेक्ट होता है
बैकवॉश इफेक्ट में क्या होता है कि इसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशन खड़ी हो जाती है अंडर डेवलप कंट्रीज के लिए। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि बैकवॉश इफेक्ट क्या होता है। बैकवॉश इफेक्ट होता है जब डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स जो होते हैं ऐसा रोल ऐसे प्ले करते हैं कि वो इनकम आउटपुट प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो यहां पर वही तो बोला कि बैकवॉश इफेक्ट की वजह से अनफेवरेबल कहां पर सिचुएशन पैदा होती है, अंडर डेवलप कंट्रीज में। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको लग रहा है पूरा तरह राइट है। सेकंड ऑप्शन देखिए, undue emphasizes on export of raw material at the expense of growth of domestic manufacturing। नीचे क्या दिया गया है, कारण दिया गया है कि क्यों बैकवॉश इफेक्ट अंडर डेवलप कंट्रीज में काम करता है। नीचे कहा गया है हम बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से बैकवॉश इफेक्ट काम करता है और अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। अब आप देखिए ये वाला ऑप्शन भी ठीक है और ये वाला ऑप्शन भी ठीक है, क्योंकि अंडर डेवलप कंट्रीज बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करती है, लेकिन बैकवॉश के लिए कोई सिर्फ एक्सपोर्ट ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो जिम्मेदार है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज में बैकवॉश इफेक्ट के लिए क्या है, जिम्मेदार है। तो किसी एक फैक्टर को कह देना कि इसकी वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा, ये बात गलत है। तो हम क्या बोलेंगे कि बोथ A and R are true but R is not a correct explanation of A, क्योंकि बैकवॉश इफेक्ट के लिए वहां पर मेन रोल जो प्ले करता है कि कैपिटल लिमिट होती है, लोगों के पास सेविंग नहीं होती या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अंडर डेवलप कंट्रीज में बैकवॉश इफेक्ट लेके आते हैं। तो किसी एक फैक्टर को ये कह देना कि इसकी वजह से वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये गलत है। तो हम कहेंगे A and R are the correct but not a correct explanation of A। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदीश भगवती ने स्टार्टेड दैट अ कंट्री इन अ ग्रोथ ऑफ प्रोसेस वुड एक्सपीरियंस एमर्जिंग ग्रोथ एंड डिटोरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ ट्रेड। हमने जगदीश भगवती ने एमर्जिंग ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट दिया है सबने पढ़ा है। ये शायद 1958 के आसपास शायद उन्होंने दिया था, 50 में, पता नहीं 58 में, शायद 50 में। तो हमने पढ़ा है इंटरनेशनल ट्रेड में इस कॉन्सेप्ट को कि जगदीश भगवती क्या कहते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या अंडर डेवलप कंट्रीज होती हैं, जब वो ट्रेड नहीं कर रही होती उससे पहले उनके हालात फिर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने किसी एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन कर लिया, कैसे प्रोडक्ट में, क्योंकि जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट का ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेड करने की वजह से उनकी हालात पहले से खराब हो जाती हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड उनके अगेंस्ट चली जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल जगदीश भगवती ने ही बोली है। और सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड में क्या बोला है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कंट्री एक्सपोर्ट इज हाई। ऐसा नहीं होता कि जो डेवलपिंग अंडर डेवलप कंट्रीज जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनकी जो इनकम इलास्टिसिटी होती है एक्सपोर्ट की बहुत हाई होती है, वहां पर इनकम इलास्टिसिटी जो एक्सपोर्ट की बहुत लो होती है, तो जिसकी वजह से उनके प्रोडक्ट की उतनी डिमांड नहीं होती। और रही बात बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई होने की वजह से प्राइसेस भी क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, सिमोरिस डिमोरिस ने दिया था, 1970-79 में दिया गया था। ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल कार्ल मार्क्स ने दिया है। वारंटेड ग्रोथ रेट हैरिड का है। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डब्ल्यू रोस्टो की है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो रिप्रेजेंट द प्रॉफिट इन मार्क्स थ्योरी, कि किससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट आता है। तो आपने देखा है कि हमने कल भी शायद किया था, जो मार्क्स का प्रॉफिट फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, S/V सरप्लस अपॉन वेरिएबल कैपिटल जो होता है वो उसका प्रॉफिट के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, जबकि ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का प्रॉफिट के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कौन सा रेशियो रिप्रेजेंट करता है प्रॉफिट को इन मार्क्स थ्योरी। तो जितना आप लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करोगे उतना ज्यादा एक प्रोड्यूसर को फायदा होगा, तभी प्रॉफिट बनेगा। तो यहां पर इसके साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर आपका करंट जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस ऑप्शन को पढ़कर आपको ऐसा लगता है कि देश में आर्थिक विकास नहीं हो रहा। यहां पर है कि चेंजिंग स्ट्रक्चर जीडीपी इंडस्ट्री के फेवर में हो रहा है। अगर किसी देश में स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री के फेवर में है तो हम कहेंगे देश में आर्थिक विकास हो रहा है। लार्जर शेयर ऑफ जीडीपी कमिंग फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, अगर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा जीडीपी का शेयर आ रहा है, इसका मतलब अभी भी आप विकसित नहीं हुए हो, अभी भी आप एग्रीकल्चर पर ही बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस हो, वहाँ पर अभी भी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये जो है डेवलपमेंट का साइन नहीं है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी
यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रेट ऑफ रियल इनकम ग्रोथ इन अ कंट्री इज अ एनुअल परसेंटेज ग्रोथ ऑफ, आपसे रियल इनकम ग्रोथ की फॉर्मूला पूछा गया है। तो कैसे निकालते हैं हम उसको, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एट, हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइस। तो यही तो रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी में क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमें सेंटेंस पढ़ने हैं और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे हिसाब से सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या सिर्फ इतना है कि जीडीपी प्रेजेंट टाइम में हाई हो, या पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि करंट नीड पूरी हो और फ्यूचर की नीड भी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। अगर हम ऐसा डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कैसा डेवलपमेंट, कि हमारा डेवलपमेंट पैटर्न ऐसा है, हमारी प्रेजेंट नीड भी पूरी हो रही है और फ्यूचर की नीड भी हार्म नहीं हो रही। तो ये ऑप्शन तो हो गया राइट। अगला पढ़िए, क्या डेवलपमेंट से सिर्फ हम प्रेजेंट जनरेशन की नीड को मैक्सिमम करना चाहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। डेवलपमेंट में हम इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को लेंगे तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब हमने ग्रीन जीडीपी को भी लिया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का हुआ है, क्यूमुलेटिव कोजेशन इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन एंड इट इज हाइपोथेसिस ऑफ जियोग्राफिकल ड्यूलिज्म। अब पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव कोजेशन क्या होता है। क्यूमुलेटिव कोजेशन का मतलब होता है कि बैकवर्डनेस ऑफ डेवलपिंग नेशन by highlighting the interaction of multiple factors that reinforce each others and limit the low income and access of education and healthcare। अगर मैं आपको इसको समझाऊं कि क्यूमुलेटिव कोजेशन क्या होता है, क्यूमुलेटिव कोजेशन के अंदर डेवलपिंग कंट्री के बैकवर्डनेस होने के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह से वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, रीइंफोर्स कर देश में इनकम को लिमिट करते हैं, एजुकेशन लिमिटेड हो जाती है, वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ग्रोथ नहीं हो पाती। यही बात तो इसमें बोली गई है, क्यूमुलेटिव कोजेशन इज अ एक्सप्लेनेशन, कि अगर किसी देश में अंडर डेवलप कंट्री में क्यूमुलेटिव कोजेशन है मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि बैकवर्डनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ अ डेवलपिंग नेशन एंड इट इज अ जियोग्राफिकल ड्यूलिज्म। ये बात बिल्कुल सही है कि क्यूमुलेटिव कोजेशन से ही आपको समझ आ गया, एक्सप्लेनेशन समझ आ गई कि बैकवर्डनेस के डेवलपिंग कंट्री में कौन कौन से कारण है। अगला पढ़िए, अगली स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एक्सपेंशन इन फेवर रीजन हैज अ बैकवॉश इफेक्ट ऑन अदर रीजन कोजिंग रीजनल डिस्पैरिटी। अब आपने देखा है कि डेवलपिंग इकोनॉमीज में दो तरह के हिस्से होते हैं। एक होते हैं बहुत ज़्यादा कहे समृद्ध, एक एरिया होते हैं जहां पर बहुत कम डेवलपमेंट होता है। तो जहां बहुत कम डेवलपमेंट होता है वहां तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करता, लेकिन जहां थोड़ा बहुत पहले से डेवलपमेंट हो चुका है, मार्केट स्टैब्लिश हो चुकी है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो फेवर नेशन होते हैं, फेवर रीजन होते हैं या कहीं विकसित क्षेत्र होते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पर विकास हो जाता है, लेकिन दूसरे जो रीजन्स होते हैं उन पे बैकवॉश इफेक्ट होता है, वहां रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ती है। ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां बोली गई हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हम कहेंगे बोथ A and R are true and R is correct explanation of, हमारी यहाँ पर correct explanation of A, ऑप्शन नंबर A यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP ने दिया, उसमें कौन कौन से वेरिएबल आते हैं। अब हमें पता है UNDP ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया है उसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ में कितनी होती है वो भी आती है, उसके बाद पर कैपिटल इनकम ये भी आता है, लिटरेसी रेट ये भी आता है, हेल्थ फैसिलिटी उसमें नहीं आती। तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अडॉप्शन ऑफ सोलो मॉडल इन लॉन्ग रन ग्रोथ। इनमें से दी गई एडॉप्शन में से कौन सी एक एडॉप्शन है जो सोलो अपने ग्रोथ के मॉडल में नहीं मानता। आपको पता है हैरिट, डोमर, सोलो और कैल्डर, ये 4 मॉडल तो HPSC ने स्पेशली मेंशन करके लिखा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और इनके एडॉप्शन से क्वेश्चन आना तय है।
तो हैरेड डोमर और जो सोलो है, सोलो ने लॉन्ग रन में क्या बोला है, सेविंग रेशो कांस्टेंट रहेगा, प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर रहेगा और लेबर और आउटपुट सेम रेट से ग्रो नहीं करेंगे। ये बात सोलो ने अपने मॉडल में समझाई है कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निकल प्रोग्रेस होंगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, हो सकता है पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़े, उतना टेक्निकल ग्रोथ ना हो, तो वहाँ पर जो रेट रहेगी सेम नहीं रहेगी। यही बात सोलो ने बोली है। लेकिन कभी भी सोलो प्राइस और वेज को कॉन्स्टेंट नहीं मानता, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताओ कि बैलेंस ग्रोथ का ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, कि ऑल सेक्टर्स में इक्वल आप क्या कर दो, सारे के सारे सेक्टर एक सेम रेट से ग्रो करें, नहीं। उनका बैलेंस ग्रोथ का मतलब यही होता है कि आप बहुत लार्ज स्केल पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज करो सभी एरियाज में, चाहे कोई भी सेक्टर हो, वहां सब जगह इकोनॉमिक एक्टिविटी को लार्ज स्केल पर करना चाहिए, यही बैलेंस ग्रोथ होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रोलिंग प्लान का जो कॉन्सेप्ट है कौन लेके आया था। रोलिंग प्लान हम सबको पता है 1978 में आया था और इसको गवर्नर मिडाल लेके आए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो जो कि हम क्या करते हैं, यूज करते हैं हैरेड डोमर के मॉडल में, तो उसका सिंबल बताओ क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल आउटपुट रेशो, मतलब चेंज इन कैपिटल और चेंज इन आउटपुट, यही तो है हमारा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका फिर वही हैरेड डोमर मॉडल से आया हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन एचपीएससी में भी आ सकता है कि हैरेड ग्रोथ मॉडल में क्लोज इकोनॉमी का मॉडल दिया गया है, आपको सेविंग कंजप्शन इनकम रेशो गिवन है और हमें क्या चाहिए, कंजप्शन इनकम रेशो, मतलब C/Y हमारे पास गिवन है, लेकिन और हमारे पास क्या गिवन है, कैपिटल आउटपुट रेशो भी DK/DT जो कि कैपिटल आउटपुट रेशो होता है, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। आपसे अब इनकम पूछ रहे हैं, बताओ कितनी होती है। अब एक बात बताओ, हमने कल भी किया है कि हैरेड मॉडल में अगर आपको ग्रोथ रेट निकालनी है जो कि Y होती है, कैसे निकालेंगे, सेविंग इनकम रेशो, सेविंग इनकम रेशो, सेविंग और इनकम को क्या कर दोगे, सेविंग इनकम रेशो डिवाइड बाय कैपिटल आउटपुट रेशो, कैपिटल आउटपुट रेशो। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, कंजप्शन दे रखा है, तो 1 में से मैं अगर कंजप्शन को माइनस कर दूं, 1 - 3/4 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1/4। तो सेविंग इनकम रेशो क्या आ गई मेरी, 1/4 आ गई। और यहाँ पर कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है, 3 है। अब इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊं और मल्टीप्लाई कर दूं 3 को, तो क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व हुआ, 1/4/3 और फिर मैंने क्या किया, 1/4 × 1/3, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/12 और इसको परसेंटेज में जब आप निकालोगे तो 8.33% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ किन्होंने दिया था, ये सबको मतलब लर्न होना जाना चाहिए कि अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी हर्शमैन ने दी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में है फंड नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट, कि फंड जो होते हैं गवर्नमेंट से बिलोंग नहीं करते, वो कौन से फंड होते हैं, वो होते हैं पब्लिक अकाउंट, मतलब फंड नॉट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट उनको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं, इसमें वो सारे फंड इंक्लूड किए जाते हैं जो कि दूसरों के होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मैनेज करने का काम करती है। जैसे अगर मैं कहूं ट्रस्ट फंड, सोशल सिक्योरिटी फंड, तो ये फंड दूसरे लोगों के लिए होते हैं, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट क्या करती है, उनको मैनेज करने का काम करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जिनका संबंध गवर्नमेंट से नहीं है वो पब्लिक अकाउंट ही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोबारा से वही सेम क्वेश्चन आया हुआ है कि गवर्नर मिडाल ने बोला है कि देयर इज एग्जिस्ट करता है सर्कुलर एंड क्यूमुलेटिव कोजेशन इन अंडर डेवलप कंट्री। ये कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको समझाया था ना, क्यूमुलेटिव कोजेशन क्या होता है, कि बहुत सारे फैक्टर्स जो बैकवॉश इफेक्ट के लिए अंडर डेवलप कंट्रीज में जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात तो सही है। अगला इसका पॉइंट पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है कि ये सारे के सारे फैक्टर्स एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से लो लिविंग लेवल प्रोडक्टिविटी रहती है। तो ये बात भी यहाँ पर सही है। तो दिया गया जो ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट हैं, तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, सी नहीं, सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हैरेड डोमर मॉडल एज्यूम करता है फिक्स टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्टॉक एंड इनकम फ्लो। ये बात सही है। अभी मैंने आपको बताया कि हैरेड डोमर के मॉडल में प्रोडक्शन फंक्शन में जो कोफिशिएंट होते हैं उनको फिक्स माना जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल स्टॉक कैपिटल आउटपुट रेशो को कॉन्स्टेंट माना जाता है। द मॉडल एज्यूम फ्लेक्सिबल कैपिटल आउटपुट रेशो,
हैरेड डोमर कभी भी फ्लेक्सिबल आउटपुट रेशो नहीं मानता, ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो फिक्स टेक्निकल रिलेशनशिप बोला है ये सही है, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में कह दिया कि फ्लेक्सिबल कैपिटल आउटपुट रेशो है, जो कि गलत है। इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि वारंटेड ग्रोथ रेट जो होती है हैरेड मॉडल में, उसको हम कैसे दिखाते हैं। मैं आपको सीधा इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। हमने पढ़ा है ना, सेविंग इनकम रेशो अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशो, यही हैरेड के मॉडल में वारंटेड ग्रोथ रेट होती है। अभी इसी फॉर्मूले से हमने 2 मिनट पहले क्वेश्चन भी सोल्व किया है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है। यूएनडीपी 1990 से शुरू हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और महबूब उल हक ने और अमृत्य सेन ने मिलकर इसको बनाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की जो थ्योरी है वो किन्होंने दी है। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की जो थ्योरी है वो हार्वे लेवेंस्टीन ने दी है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किससे संबंधित है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम क्या होता है कि देश में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं इकोनॉमी में, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में शामिल करते हैं। पर कैपिटल इनकम का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है, ना कि डेवलपमेंट। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि कौन सा इंडेक्स को अरेंज करना है, कौन सा पहले आया। तो जो जितने के ईयर्स मुझे पता है एग्जैक्ट वो आपको बता देती हूँ। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जिसे यूएनडीपी पब्लिश करता है 1997 में आया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई 1990 में आया है। पीक्यूएलआई जिसको 1970 से 79 के बीच इसका सन था। हेड काउंट रेशियो इंडेक्स का एग्जैक्ट ईयर मुझे नहीं पता, तो आप इसको एक बार सर्च कर लेना, फिर इसको सीक्वेंस में आप अरेंज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है गोल्डन एज जो है हाइपोथेटिकली उसका कंसर्न किसके साथ है। गोल्डन एज का मतलब है वारंटेड ग्रोथ रेट। हैरेड में देखो ये सारे क्वेश्चन किसके हैं, हैरेड के हैं, क्योंकि हैरेड ही क्या करता है, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट और नेचुरल ग्रोथ रेट की बात करता है। अब जहां पर भी इक्वालिटी दिखाई गई है वही गोल्डन एज है। तो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ और नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ जो बराबर है, यही गोल्डन एज है किसकी, हैरेड की। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इवेल्युएटेड विद द हेल्प ऑफ लोरेंज कर्व। अब हमें बहुत अच्छे से पता है लोरेंज कर्व इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है। अगर आपकी इनकम इनइक्वालिटी नहीं है तो आपकी वैल्यू आएगी गिनी कोफिशिएंट में 0। अगर आपकी इनकम की इनइक्वालिटी है पीपल्स के बीच में तो इनइक्वालिटी की मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1। तो डिग्री ऑफ इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यही काम है लोरेंज कर्व का। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने इमर्जिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट दिया। ये मैंने अभी आपको समझाया है, जगदीश भगवती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी जो है वो अंडर डेवलप कंट्रीज में एप्लीकेबल है, ये बात सही है। ये एडम स्मिथ ने कहा था कि अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बना होता है तो उनको क्या करना चाहिए, अपने सरप्लस को एक्सपोर्ट कर देना चाहिए। अवेलेबिलिटी थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कंट्री विच रिच नेचुरल रिसोर्स, ये बात भी सही है कि अवेलेबिलिटी थ्योरी जो क्रेविस ने दी थी उसने क्या बोला था कि जो कंट्री जिस फैक्टर में या नेचुरल रिसोर्स में क्या है, एफिशिएंट है, एंडोर्समेंट है, उसको क्या करना चाहिए, उसी को प्रोडक्ट बनाना चाहिए। दोनों ही सही हैं, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये अंडर डेवलप कंट्रीज की बात करते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोला है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज डिपेंड अपॉन। एक देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो 4 व्हील ऑफ ग्रोथ पे डिपेंड करती है। अब आप समझो 4 व्हील क्या होता है। 4 में क्या क्या आता है, लेबर भी आ जाता है, कैपिटल आता है, कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी आता है, नेचुरल रिसोर्स आता है। अब एक बात बताओ, एक देश को विकास करने के लिए चारों ही चाहिए ना, लैंड चाहिए, सॉरी कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्स कहो या नेचुरल रिसोर्स कहो, ये 4 व्हील होते हैं ग्रोथ के। तो एक कंट्री इन्हीं पे डिपेंड करती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल सर्कल ऑफ पॉवर्टी किसने दिया है। ये जो है इसके साथ गुरनर मिडाल जो है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, सोलो बिल्ट हिज मॉडल ऑन द अल्टरनेटिव टू। जब हैरेड डोमर का मॉडल आया था जिसमें फिक्स प्रोडक्शन फंक्शन को लिया गया है, उसके अल्टरनेट में ही सोलो ने अपना मॉडल क्या किया था, बिल्ड किया था। तो हम कहेंगे हैरेड डोमर जो ग्रोथ का मॉडल है उसी का अल्टरनेटिव सोलो मॉडल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गिवन बाय, ये सबको पता है ब्रुटलैंड ने दी थी, आवर कॉमन फ्यूचर 1987। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू किन्होंने प्रोपाउंड की थी, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। ये दोनों ही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने ही क्या दिया था, इन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू कि किसी प्रोडक्ट में कितना लेबर लगा है उसी हिसाब से क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की वैल्यू तय होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या क्या चीजें हम लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ लेते हैं, रियल जीडीपी पर कैपिटल भी लेते हैं, ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो या अडल्ट लिटरेसी रेट। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो गया सही। ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, इसमें भी सारे वो कंपोनेंट हैं तो ये भी सही है, लेकिन सी और डी नहीं होगा क्योंकि इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी को लिया गया है, लेकिन एचडीआई में कभी भी हम इन्फेंट मोर्टेलिटी को नहीं लेते। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी किसने दी थी। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी जो है ये हर्शमैन ने भी दी थी, और जहां तक मुझे लगता है इसको जो है रोस्टो और पॉल स्टीन ने भी इसमें जो है अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी को के सपोर्टर थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में लेकिन ये बोला गया है प्रपोंडेड फर्स्ट बाय, सबसे पहले किसने प्रपोंड की थी, तो सबसे पहले प्रपोंड करने वाले सिर्फ आपके हर्शमैन ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हैरेड डोमर मॉडल जो ग्रोथ का है जो वो किसके बीच में इक्वालिटी की बात करता है। हैरेड डोमर मॉडल आपने कुछ नहीं करना, मैंने आपको अभी भी बताया, एक्चुअल ग्रोथ रेट, वारंटेड ग्रोथ रेट, नेचुरल ग्रोथ रेट। हैरेड मॉडल में यही चीज़ों में इक्वालिटी की बात की गई है, बाकी किसी भी चीज़ में इक्वालिटी की बात नहीं की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन असेशन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, एक देश इस निर्धन है क्योंकि वो निर्धन है। उसके पीछे क्या कारण दिया गया है कि जो पुअर कंट्री होती है उनकी इनकम लो होती है, उनकी सेविंग लो होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट लो होती है, उनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है, उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी लो होती है, फिर उनका आउटपुट लो होता है, यही कारण होता है कंट्री पुअर रहती है। तो बोली गई दोनों ही बातें सही हैं और बी जो है ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा हर एक क्वेश्चन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियोस बनानी चाहिए। आपको इस टॉपिक की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।